नीति शास्त्र के अंतर्गत हम नैतिक मुद्दे देख रहे थे कुछ, जिसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक में मैंने आपको लैंगिक विभेद पढ़ाया था। ये टॉपिक हमने अच्छे तरीके से समझा और इसके सभी आयामों को हमने देखा कि लैंगिक विभेद के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक हैं, जिसके अंतर्गत नारीवादी आंदोलन और उसके सभी चरणों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज जो है, चूँकि लैंगिक विभेद एक जटिल समस्या बन के हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, आज भी समाज में लैंगिक विभेद के परिणाम स्वरूप समाज का एक वर्ग विभिन्न समस्याओं का शिकार हो गया है ना। और आज इसी समस्या के समाधान का जो अगला चरण है वो है महिला सशक्तिकरण। इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं इन सभी आयामों को देखेंगे। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के विभिन्न विषयों से जुड़ता है। ठीक, तो आज इसे देखेंगे और इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं आपके, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, प्रयास होगा तो आज वो भी हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले आप ही लोगों से एक क्वेश्चन होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत का कारण रहा लैंगिक विभेद। ये तो बिल्कुल अच्छे से, इसीलिए मैंने पहले लैंगिक विभेद समझाया और बाद में आपको मैंने महिला सशक्तिकरण की विषय वस्तु, तो आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप लोग समस्या समझ चुके हैं, अब समाधान की ओर आते हैं कि समाधान क्या है, क्यों जरूरी है महिला सशक्तिकरण। ये चीज़ आपको लैंगिक विभेद में ही समझ गए होंगे। तो महिला सशक्तिकरण है क्या, सबसे पहले इसे समझना है कि ये क्या है, कैसे इसे हम परिभाषित करेंगे, कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, बताइए। महिला सशक्तिकरण क्या है, इसे परिभाषित कैसे करेंगे, बहुत कम शब्दों में यदि हम बताना चाहें तो। हाँ, ये कह रहे हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये कह रहे हैं। अभी तक क्या था, महिलाओं की आत्मनिर्भरता हमने दूसरों को सौंप रखी थी, आत्मनिर्भरता। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, आत्मनिर्भरता का विकास। नेक्स्ट, हाँ, आर्थिक तौर पे सशक्त करना। आत्मनिर्भर के कई आयाम हो सकते हैं, कई आयामों के तौर पे हम महिला को सशक्त बना सकते हैं। देखो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से एक चीज़ बताता हूँ। महिला सशक्तिकरण को हमें 2 आधारों पे करना पड़ेगा, महिला को 2 जगहों पे सशक्त करना पड़ेगा। पहला जगह क्या है, घर के अंदर यानी परिवार में महिला सशक्तिकरण आपके होना चाहिए। पहला है हमारा पारिवारिक, ठीक। दूसरा है आपका बाह्य क्षेत्र यानी परिवार से बाहर। इन दोनों क्षेत्रों में हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, ऐसे सकारात्मक बदलाव करने पड़ेंगे ताकि महिला की स्थिति में बदलाव आए। अब ये क्या है, इसको समझाने का आप प्रयास करेंगे। बाह्य क्षेत्र में कैसे हमें सशक्तिकरण करना है या इसको लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और परिवार के अंदर कैसे एम्पावरमेंट होना चाहिए। पहले बाह्य क्षेत्र की बात करते हैं कि घर के बाहर महिला का सशक्तिकरण की दिशा में क्या क्या कदम सरकार उठा भी रही है। जैसे राजनीतिक प्रवेश दे रही है महिलाओं को। राजनीतिक प्रवेश कैसे दिया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे दिया गया। यह बाह्य क्षेत्र में सशक्तिकरण दिखाता है कि नहीं दिखाता, ठीक। इसके अलावा हाँ, ठीक है, मान सकते हैं जो और अन्य जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को समान अवसर, सरकारी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को समान अवसर का प्रयास, ठीक है। नेक्स्ट, और बताइए। हाँ, सब महिलाओं को भी समान शिक्षा, समान शिक्षा के अवसर। और बताइए, हाँ कुछ बोल रहे थे आप। मातृत्व वंदना योजना है, वो तो महिलाओं की उस समय के लिए है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उस दौरान के लिए है, ठीक है। वो विशेष स्थिति के लिए है, वो भी एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए है। और नेक्स्ट, हाँ, एक बिल जो है सर 33% महिलाओं के लिए राजनीति में भागीदारी, वो तो आपका यहाँ पे तो मिल चुका है, लेकिन अभी से हमें पार्लियामेंट में पास कराना है, संसदीय और विधानसभाओं के लिए, वो तो अलग। हाँ, वो बिल भी अभी प्रयासरत है।
देखिए महिला सशक्तिकरण का यदि हम देखें बहुत आसान भाषा में, ठीक है, अभी इन पक्षों को सबको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी। इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य है महिला सशक्तिकरण का, वो है महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक बदलाव। या उत्थान की स्थिति, महिलाओं का उत्थान। तो यदि किसी चीज़ का पतन हुआ है तभी उत्थान करने की ज़रूरत है, यदि किसी की स्थिति में कुछ नकारात्मकता है तभी उसे सकारात्मक बनाने की ज़रूरत है ना। यदि नकारात्मक नहीं होता, और उस सबका जिम्मेदार यही है, यही जिम्मेदार है, आज भी अभी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं लैंगिक विभेद पूरी तरीके से समाप्त हो गया, इसका उन्मूलन नहीं हुआ है, लेकिन इसका उन्मूलन करना है हमें, इसको एम्पावर्ड करके। यदि हम इसे एम्पावर्ड करेंगे, कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इसका अपोजिट है। लैंगिक विभेद एक तरीके से नकारात्मक टर्म्स है और ये इसका एक सकारात्मक टर्म्स है, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके सभी पक्षों को समझते हैं। सबसे पहले लिखिए इसकी परिभाषा, लिखिए महिला सशक्तिकरण क्या है, वुमन एम्पावरमेंट क्या है। लिखिए महिला सशक्तिकरण का आशय है, महिला सशक्तिकरण का आशय है नारियों की शक्ति, नारियों को शक्ति, नारियों को शक्ति, साधन, अवसर, नारियों को शक्ति, साधन, अवसर की समानता उपलब्ध कराने, समानता उपलब्ध कराकर उनके आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान को स्थापित करने का प्रयास, को स्थापित करने का प्रयास, को स्थापित करने का प्रयास। इस रूप में सशक्तिकरण का आशय है, इस रूप में सशक्तिकरण का आशय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक। इस रूप में सशक्तिकरण का आशय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव या उत्थान, महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव या उत्थान। इसके अतिरिक्त महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति, आर्थिक क्षमताओं का विकास, आर्थिक क्षमताओं का विकास, आर्थिक क्षमताओं का विकास, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहभागिता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहभागिता, उनके सम्माननीय जीवन यापन को स्वीकार किया जाता है, उनके सम्माननीय जीवन यापन को स्वीकार किया जाता है, उनके सम्माननीय जीवन यापन को स्वीकार किया जाता है, उनके सम्माननीय जीवन यापन को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। कल मैं एक चीज़ सोच रहा था, घर पे ही बैठा था, तो मेरे भतीजे और भतीजी घर पे साथ हैं, तो कल उनको देख के एक चीज़ सोच रहा था कि जैसे कर्ण छेदन संस्कार कराया जाता है, तो कर्ण छेदन संस्कार हो गया, कानों को छेदना है या नाक को छेदना है, तो ये भी महिलाओं के लिए ही बनाया गया। आप खुद देखेंगे, ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी कर्ण छेदन संस्कार कराया जाता है। एक संस्कार ही 16 संस्कारों में आपने करवा रखा है, ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए मैंडेटरी बना दिया गया उस चीज़ को, है ना। और पुरुषों के लिए है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। आप में से कई लोगों का हुआ होगा, जैसे मेरा खुद का कर्ण छेदन नहीं हुआ, ठीक है, आप में से मेरे ख्याल सबका नहीं हो, लेकिन महिला है तो उसका कर्ण छेदन होना है, उसके नाक में छेदन होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी महसूस हुआ कि यहाँ ये भी कहीं ना कहीं पे महिला सशक्तिकरण, ये भी पितृसत्ता ने बनाया, ये भी पितृसत्ता का ही, कि उसके नाक को ही छेद दो,
ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हम घर के अंदर देखते रहते हैं, तो पितृसत्ता के खड़ी हो जाती है, फिर देखती है कि हाँ यही है। चलिए नेक्स्ट आगे कहाँ पे हैं? स्वीकार किया, ठीक है, स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण से संबंधित है। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण से संबंधित है। तो कर्ण छेदन होना नहीं होने में कोई बुराई है कि नहीं है, ये बताइए। कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई ऐसी महिला दिखती है जिसका कर्ण छेदन ना हुआ हो? पुरुष तो बहुत दिख जाते हैं, इसमें बुराई है, यहाँ पे दिक्कत आती है। कर्ण छेदन हो, हाँ, गर्ल्स भी नाक का नहीं करवाती हैं। अच्छा, नाक का था, उसको होली ख़त्म करा दिया। नहीं ठीक है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कर्ण छेदन या कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन दिक्कत इस एक जगह पे आ जाती है कि महिलाओं में संख्या में बहुत ज़्यादा मिलती है जिनका कर्ण छेदन हुआ होता है, पुरुषों में संख्या नहीं मिलती है। क्यों? उनके लिए सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बना दी गई हैं, उनको वो चीज़ें पहननी ही पहननी है ना। पुरुष वो चीज़ नहीं पहन सकता। कोई पुरुष आपको बाला झुमका पहने हुए नहीं दिखेगा, दिख जाए बता दीजिए, कोई एक सिंगल पुरुष नहीं दिखेगा बाला झुमका पहने हुए। लेकिन लड़कियां बिना बाला झुमका के दिख सकती हैं, उनको अलाउ है। लड़के लेकिन पहन नहीं सकते उस चीज़ को। लड़कियां पुरुष वाले बेस में आ जाएं चलेगा, लेकिन लड़कों को अलाउ नहीं कि उनके बेस में इंटर भी कर जाएं, उनके सौंदर्य प्रसाधन को यूज भी कर लें। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं, ये पितृसत्तात्मक तंत्र है। अब देखिए, ईश्वर करे जल्दी जल्दी ये चीज़ें बदलें, और बदलने में भी बहुत लंबा समय लगना है, बहुत लंबा, एक लंबा अंतराल लगेगा, 2-3 पीढ़ियाँ खपेंगी फिर बदलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे हैं हम? वस्तुतः महिला सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण से संबंधित है, जिसमें मानव अधिकारों को साकारित करने का भाव निहित होता है। जिसमें मानव अधिकारों को साकारित करने का भाव निहित होता है। महिला सशक्तिकरण एक रूप में तो साधन है, दूसरे रूप में साध्य है। महिला सशक्तिकरण एक रूप में तो साधन है, दूसरे रूप में साध्य है। साधन और साध्य समझते हैं ना? क्या है साधन और साध्य? साधन एक तरीके से कह सकते हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति का एक, है ना। तो जैसे मान लीजिए सामाजिक राजनीतिक दर्शन का एक सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू है, मूल्य है, वो है समानता, इक्वालिटी। तो समानता शब्द यदि एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, तो समानता के लिए जरूरी है कि हम लैंगिक समानता स्थापित करें। समानता का एक पक्ष ये भी है कि भाई स्त्री पुरुष में भी भेद ना हो। तो यदि इसकी प्राप्ति करनी है तो महिला सशक्तिकरण करना पड़ेगा। तो इस रूप में महिला सशक्तिकरण तो एक साधन है ना। महिला सशक्तिकरण किस चीज का साधन हुआ? लैंगिक समानता को प्राप्ति करने का साधन हो गया, ठीक है। और दूसरे रूप में साध्य हो जाता है। साध्य का मतलब यही लक्ष्य है, यही टारगेट है। जैसे कि राजनीतिक संरचना में आप जाएंगे तो महिलाओं को फिर ला के खड़ा कर देना वहां पे कि भैया लो, आप भी पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो और आप भी प्रशासन चला सकते हो। और प्रशासन चलाने के लिए फिर उनको क्या करना पड़ेगा? आपको पर्टिकुलर रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। तो उसके माध्यम से उनकी उतनी, तो ये क्या हो गया? ये साध्य हो गया। साधन कहाँ पे है? जब समानता की प्राप्ति करना है। समानता साध्य है, लेकिन समानता की प्राप्ति का साधन महिला सशक्तिकरण है। तो यहाँ पे तो महिला सशक्तिकरण आपका साधन हो गया, लेकिन लक्ष्य क्या है? साध्य के रूप में कब इसे देखेंगे? जब हम इसको राजनीतिक तौर पे देखेंगे। तो लिख लीजिए, पहले लिखिए साधन के रूप में, साधन के रूप में। ये सब चीजें ऐसे में पॉइंट करेंगे आप, बहुत अच्छे से आपका बिल्कुल जबरदस्त ऐसे लिख के आओगे आप। जब भी आएगा आपको पितृसत्ता, महिला लैंगिक विभेद, महिला सशक्तिकरण, ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ना नहीं, चूकना नहीं है। ये आपका मैंने एक ऐसे का पूरा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक करवा दिया, ठीक है। लिखिए इसमें साधन के रूप में, सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य समानता है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण मूल्य समानता है। इस आदर्श की प्राप्ति हेतु लिंग समानता का होना आवश्यक है। इस आदर्श की प्राप्ति हेतु लिंग समानता का होना आवश्यक है।
लिंग समानता का होना आवश्यक है। लिंग समानता की स्थापना तभी संभव हो सकती है, लिंग समानता की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब महिलाओं का सशक्तिकरण हो, जब महिलाओं का सशक्तिकरण हो तथा समाज में मनुष्य के रूप में इसकी पहचान सुनिश्चित हो। अगला पॉइंट लिख लीजिए, साध्य के रूप में। साध्य के रूप में, साध्य के रूप में, साध्य के रूप में लिखिए, वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण, वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण को राजनीतिक सामाजिक संदर्भों में एक साध्य के रूप में भी देखा जाता है। साध्य मतलब एक खुद में एक टारगेट है और कई जगहों पे क्या हो जाता है, ये एक साधन बन जाता है, प्राप्ति का लक्ष्य। किसी चीज को प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति का साधन बन गया, कहीं पे खुद भी टारगेट है, खुद भी लक्ष्य है। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण राजनीतिक सामाजिक संदर्भों में एक साध्य के रूप में देखा जाता है और इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर, जैसे कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया दो रूपों में देखी जा सकती है, ये लिखे। नेक्स्ट, जब ये साध्य के बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, नेक्स्ट पैराग्राफ से, महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया दो रूपों में देखी जा सकती है। नंबर एक, पहला है बाह्य रूप में, बाह्य रूप में, बाह्य क्षेत्र में। नंबर दो, पारिवारिक सामाजिक संरचना, पारिवारिक सामाजिक संरचना के ढांचे के अंदर। नंबर दो है पारिवारिक सामाजिक संरचना के ढांचे के अंदर। ठीक है, तो सबसे कठिन कहाँ पे, सबसे बाहर रूप में करना आसान है, क्योंकि क्या होगा, राज्य कोई कानून बना देगा, उस कानून का अनुपालन सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन सबसे कठिन क्या है, घर के अंदर पुरुष रूपी वर्चस्व की मानसिकता को कम करना, खत्म करना। क्योंकि पुरुष क्या, महिला क्या होती है, सहयोगात्मक भूमिका में हमेशा होती है। आप कभी भी देखेंगे आपके घर में जो माँ होगी वो हमेशा घर की शांति समृद्धि की ओर ही आगे अग्रसरित होगी। पुरुष यदि कुछ गलत करके भी घर आता है तो भी उसको महिला क्या करती है, स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये कार्य पुरुष नहीं करता है। महिला यदि गलत करके आती है तो उसके पास ऐसे अस्त्र दे दिए गए हैं कि उनका प्रयोग करके वो महिला की स्थिति को और दयनीय बना सकता है, घरेलू हिंसा करना चालू कर देगा। कभी महिला ने घरेलू हिंसा की है किसी घर पे, देखा है आपने? हाँ, पुरुष बद्ध शराबी है तो फिर महिला के पास मजबूरी हो जाती है कि वो घरेलू क्या बाहर भी हिंसा करती है, फिर उसे पीटती है। नहीं तो ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपकी माँ ने कभी आपके पिता को, आपके किसी को हाथ नहीं उठाती हो। लेकिन पुरुष कभी भी हिंसक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब टर्म्स है। महिला हमेशा घर को संजो के चलना चाहती है, उसे बना के चलना चाहती है, एक गुलदस्ते की तरह समेट के चलना चाहती है। लेकिन पुरुष की मानसिकता ये नहीं होती है, वो सबको तुच्छ समझता है। ठीक है, तुच्छता का भाव उसे समाप्त करना, निकालना, ये सबसे कठिन काम है और ये काम करना पड़ेगा समाज को, सोसाइटी को। ऐसे नॉर्म्स स्थापित करने पड़ेंगे जिन नॉर्म्स में महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर हो। हर समाज ही ये बदलेगा। अब जैसे आप खाप पंचायतें देखिए, जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, ये गाजियाबाद या फिर जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे खाप पंचायतों के बड़े बड़े निर्णय आते हैं। लड़का लड़की खुद की मर्जी से विवाह कर लें तो क्या होगा, खाप पंचायतें उनको ग्राम से निष्कासित कर देंगी, बंधक बना देंगी, मारती भी हैं, पीटती भी हैं, उनके साथ हिंसक। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक कि महिलाओं को डायन तक का उपाधि दे दी जाती है कि डायन है, ये खा जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो ये सब क्या है, समाज में वो समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे उपस्थित है। तो लिखिए,
सबसे पहले मैं यहीं पर आगे लिखवाऊंगा, बाह्य रूप में लिखिए। ऊपर से बाह्य रूप में सशक्तिकरण का आशय, ऊपर से बाह्य रूप में सशक्तिकरण का आशय, ऊपर से बाह्य रूप में सशक्तिकरण का आशय अभिषेक कुमार कह रहे हैं, लेकिन सर सब क्यों कहते हैं कि महिला घर तोड़ देती है? ये भी कौन कहता है? पुरुष ही तो कहता है, महिला थोड़ा ना खुद कहती है। देखो आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली ही सही है मेरे ख्याल से। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक मित्र हैं, उनकी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। मारवाड़ी हैं वो। तो मारवाड़ियों में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 3 बेटे हैं, तो 3 बेटों में वो करते क्या है कि पहले बेटे का जब विवाह होगा तो विवाह में जो पिता का घर है वहीं पे उसका विवाह होगा, ठीक है। और जिससे दुकान है या कोई भी बिजनेस चल रहा है, मारवाड़ी ज़्यादातर बिजनेस पे ही इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं कि उसी बिजनेस को बड़ा भाई चलाना चालू करता है। उसका विवाह होगा, उस घर में रहेगा। लेकिन जब अगले का विवाह होगा तो अगले के विवाह के लिए 2 टर्म्स होते हैं, 2 रूल होते हैं। बड़ा भाई ही अपनी पूंजी निकाल करके उसको उस शहर में नहीं, एक दूसरे शहर में घर भी दिलाएगा और उसको बिजनेस भी दिलाएगा, व्यापार भी कराएगा उस शहर में। इसलिए नहीं क्योंकि आजकल के टाइम पे एक घर पे रहना पॉसिबल नहीं है। ज्वाइंट फैमिली का जमाना चला गया। संयुक्त परिवार तब होता था जब कृषि अर्थव्यवस्था होती थी। अब कृषि अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब आप सर्विस सेक्टर में हो, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, आप कहीं ना कहीं पे कुछ दूसरी क्षेत्रों में सेवा दे रहे हो। तो ऐसे में आप सोचे कि ज्वाइंट परिवार रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और आप देख भी रहे हैं आसपास। तो महिलाएं घर तोड़ देना, ये गलत कॉन्सेप्ट विकसित कर दिया गया। अब सामाजिक मानक बदल चुके हैं, हमारे जो आर्थिक आय के साधन थे वो बदल चुके हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर देना। घर तोड़ने का मतलब यही है ना कि वो न्यूक्लियर हो जाती है, अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है। ये घर तोड़ना नहीं है। इसको घर तोड़ने की परिभाषा के साथ आप नहीं रख सकते हैं। परिवार को संचालन करने के लिए एक संरचना है न्यूक्लियर परिवार। यदि आप 5 भाई हैं, यदि आप सोचें कि एक ही घर में 5 चूल्हे, या तो यही हो सकता है कि एक घर पे 5 रहें, खाए बनाए और खुश रहें। पॉसिबल ही नहीं है। आपको 5 चूल्हे बनाने पड़ेंगे और दूर दूर बनाने पड़ेंगे। यदि आप सिस्टम चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, नहीं तो आप अलग तो होंगे। एक न एक दिन तो ऐसा समय आएगा और वो अलग ऐसे होंगे कि आप पांचों का एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखेंगे, पसंद ही नहीं आएगा दूसरा भाई। तो बेहतर क्या है, समय से पहले ही, दूसरा पर्सन आने से पहले ही एक सिस्टम बना दीजिए। महिला घर नहीं तोड़ती है, महिला घर संजो के ही चलना चाहती है। लेकिन अब वो सिस्टम, वो मानक यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर घर तो टूटना ही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर पे, क्योंकि महिलाओं में भी प्रभुत्व की भावना होती है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, महिला कभी सम्मान पाती नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आपकी माँ है, माँ ने कभी सम्मान नहीं पाया, आपने भी नहीं दिया, आपके पिता ने भी नहीं दिया, ठीक है। अब उसके घर में एक स्त्री और आएगी तो पुरुषों के ऊपर तो वर्चस्व बना नहीं पाई, तो उसकी मजबूरी क्या है, उस स्त्री को पकड़ना। पोस्ट में वो बड़ी है, सास का दर्जा मिला हुआ है, तो अब उसके लिए मिलेगा, उसके लिए टारगेट कौन है। मैं नहीं कह रहा वो उससे प्यार नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो चाहेगी कि उसको भी सम्मान मिले। अब चूंकि आपकी जो घर पे आपकी पत्नी आई हुई है या आपकी भाभी आई हुई है, वो भी चूंकि स्त्री है, उसने भी पुरुषों से सम्मान प्राप्त नहीं किया है, तो वो भी चाह रही कि उसको भी सम्मान मिले। इस चीज का द्वंद्व होता है घर पे महिलाओं के बीच में, और इस चीज को हम समझते नहीं है। इसमें भी पितृसत्ता जिम्मेदार है। आप इसको यदि बेसिकली बैठ के समझें तो इसके लिए पितृसत्ता का ही ये पूरा खेला है। तो महिला को सम्मान नहीं देंगे तो फिर महिला की, कहते हैं ना, महिला की दुश्मन होती है, यही एक दूसरे का। वो ऐसा नहीं है भाई, उनको कहीं तो कुछ चाहिए कि किसी से कुछ ना मिले, ना अपनी बिरादरी से ना दूसरी बिरादरी से। तो ऐसे में उनकी वो होना है, कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ही बनेगा। कभी एक महिला दूसरी महिला की दोस्त मतलब प्रशंसा नहीं कर सकती। आप कई बार देखेंगे इस चीज को, क्योंकि उसने कभी प्रशंसा सुनी ही नहीं है अपनी। और महिलाएं प्रशंसाओं की भूखी भी रहती हैं, उन्हें चाहिए कि मुझे कोई प्रशंसा करे, क्योंकि उनकी कोई प्रशंसा कभी करता ही नहीं। आप रात दिन काम करोगे, रात दिन मेहनत करोगे, ठीक है, घर के अंदर बैठ के आप लोग क्या करते हो, बाहर से गए और आप चाहते हो कि आपके घर वाले प्रशंसा करें कि आप बड़ा काम करके आए, बड़ी मेहनत करके आए। एक महिला सुबह से शाम तक लगी रहती है, आप उसकी प्रशंसा का पात्र, उसे और दुनिया भर की बातें सुनाते हो, तो उसे चाहिए ना कहीं पे
प्रशंसा। वो तो इतना भर चाहती है कि खाना ही खाने के बाद आप बता दो बड़ा स्वादिष्ट है, इतने में ही खुश हो जाएगी वो। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है महिलाओं के बीच में, वो महिलाओं के बीच का कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर परिवार से ही, तो आज के समय के अनुसार से संयुक्त परिवार बेकार है, मतलब अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया। ये होता था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में, जब अनाज घर पे बहुत सारा आता था, पूरे कृषि कार्य में सारे घर के लोग लगते थे, संलग्न रहते थे, तो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए तो ज्वाइंट फैमिली अच्छी और चल भी रही गाँव में। देखिए अकेले बस की बात कृषि कार्य करना है भी नहीं, अकेले जिन लोगों ने करना चालू किया वो गरीब बन गए, ऋणी हो गए, और जिन लोगों ने ज्वाइंट परिवार के साथ कृषि कार्य किया है आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। पंजाब में देखिए एक एक परिवार में आपको लगेगा पूरा का पूरा जिला रह रहा है, इतना बड़ा, मतलब पूरा वो ऐसे नहीं रहते न्यूक्लियर परिवार, और जोतों को उन्होंने बांट नहीं रखा है, इसलिए उपज भी ज़्यादा अच्छी है, वर्कफोर्स भी है उनके पास। और नहीं आप अकेले हो जाइए, जोत भी कम हो गई, उतना ही आपको संसाधन लग रहे हैं, लेबर भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अकेले दम का तो है नहीं, तो ऐसे में आपकी उपज कम हो जाएगी। तो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए संयुक्त परिवार, सर्विस सेक्टर के लिए न्यूक्लियर परिवार। यदि अब ये चीज़ आपको देख लेनी है तो महिलाएं, ये एक गलत आक्षेप है और पुरुष ने ही लगाया क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? अच्छा, ऊपर से या बाह्य रूप से सशक्तिकरण का आशय है कि सरकार के प्रयासों व महिलाओं संबंधी विभिन्न कानूनों से है। ऊपर से या बाह्य रूप से सशक्तिकरण का आशय सरकार के प्रयासों व महिलाओं संबंधी या महिलाओं उत्थान संबंधी, ये लिख लें, महिला उत्थान संबंधी विभिन्न कानूनों से है। ऐसे प्रयासों से महिलाओं की उन्नति के अवरोधक तत्व हटने लगते हैं। ऐसे प्रयासों से महिलाओं की उन्नति के अवरोधक तत्व हटने लगते हैं। अब सरकार ने कर रखा है, दहेज प्रथा के ऊपर कानून बना रखा है। दहेज प्रथा के तौर पे यदि आप किसी महिला का उत्पीड़न करते हैं और ये धारा लगती है तो ये गैर जमानती भी है, आपका जो है जीवन जेल में सड़ते सड़ते आप खत्म हो जाएंगे। भ्रूण हत्या के खिलाफ सरकार ने कानून बना रखा है, या फिर घरेलू हिंसा के खिलाफ राज्य ने कानून बना दिया है, राज्य ने सब कर दिया है। ठीक है, बलात्कार या रेप की घटनाओं को लेकर के सरकार ने कानून बना रखा है। तो सरकार ने बाह्य तौर पे बहुत प्रयास किए हैं, सामाजिक उन्नति के लिए भी, राजनीतिक उन्नति के लिए भी, आर्थिक उन्नति के लिए, हर जगह के लिए। ठीक, समान अवसर दे रखे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बाह्य क्षेत्र नहीं है, ये है, ये नहीं खत्म हो रही, ये संरचना समाप्त नहीं हो रही। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए। परंतु केवल कानून बनाने मात्र से वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए भीतर से ढांचागत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना होगा। इस प्रयास में पुरुषों व महिलाओं दोनों का सहयोग आवश्यक है। इस प्रयास में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों का सहयोग आवश्यक है। पुरुषों की महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा। पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा। पुरुष वर्चस्व की मानसिकता को हटाना होगा। पुरुष वर्चस्व की मानसिकता को हटाना होगा। जैसे घर के अंदर, अब आपके घर पे यदि महिला बैठी हुई है और पुरुष बैठा हुआ है, यदि ऐसा होने लग जाए कि आप जो है अपनी बहन को उठ करके पानी देने लग जाएं, उसके लिए खाना परोस के लाने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि स्थिति बराबर की है। लेकिन ऐसा होना मतलब आप अपने जीते जीतो नहीं ऐसा होने देंगे। समय क्या लगना है, कल से करना चालू कर दीजिए। यदि घर में कोई महिला है तो आप उसका सम्मान करिए, कुछ दिन वो काम करे, कुछ दिन आप करिए।
मैं तो कहता हूँ एक एक टाइम का बांध लेना चाहिए। पुरुष शाम को रात को तो जॉब में नहीं जाता है, यदि रात को जाता होगा तो दिन में नहीं जाता, तो एक टाइम का महिला करे, एक टाइम का पुरुष करे, दोनों जॉब में जाए, दोनों जाए, दोनों आर्थिक, सबको बराबरी का अधिकार, तब फिर थोड़ा सा अच्छा लगे। नहीं तो तुम ही करोगे, तुम्हारा ही राइट है, ये मैं नहीं करूँ, ये मानसिकता खत्म हो जाए। और ये मानसिकता कई जगह पे खत्म भी होने लगी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे है? लॉकडाउन में महिलाओं ने इसका भरपूर प्रयोग किया है, पुरुषों को पा गई बंधक के तौर पे और पूरा काम करवाया घर का। ठीक है, कहाँ पे है नेक्स्ट? हाँ, वर्चस्व की भावना, वर्चस्व की मानसिकता को हटाना होगा। दूसरी ओर स्त्रियों को भी अपने हीन भाव को, महिलाओं के अंदर भी हीन भाव आ चुका है, उनको लगता है कि हमारे लिए ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, उनको भी ये भावना त्यागनी पड़ेगी। जब तक वो इस भाव को नहीं त्यागेंगी तब तक महिला सशक्तिकरण होना मूर्ख, ये मतलब ये भाव कभी भी आप, जब तक आप ही खुद अपने आप को कमजोर समझेंगे, आप ही अपने आप को एम्पावर्ड होने से रोकोगे, तो फिर कौन आपको एम्पावर्ड कर पाएगा? तो महिलाओं को ये भावना खुद से भी हटानी होगी। लिखिए, दूसरी ओर स्त्रियों को भी अपने हीन भाव को त्याग कर अपने आत्मसम्मान व आत्मगौरव की स्थापना, अपने आत्मसम्मान व आत्मगौरव की स्थापना करने के लिए आगे बढ़कर उन अधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता दिखानी होगी। यदि घर में कुछ गलत हो रहा है आपके, तो आपको क्या होना पड़ेगा? उसका विरोध करना पड़ेगा। सहने की जगह पे एक बार विरोध कर देंगे पुरुष को, समझ में आ जाएगा उसका कि अब नहीं चल पाएगी बात। यदि आप सहते चले जाएंगे, जब भी आप सहना चालू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वहीं से आप जो है सामने वाले को एक मौका दे देते हैं कि वो आपको दबा सकता है। तो महिलाओं को यदि गलत हो रहा है तो आगे आकर के एक बार विरोध करना लाजमी है। एक दो बार विरोध करेंगे, उसके बाद खुद ही उसकी अकल आ जानी है। फिर बाह्य रूप से सशक्तिकरण चूंकि उनका हो चुका है, आंतरिक तौर पे वो चूंकि करना नहीं चाहती हैं, यदि आंतरिक तौर पे आके खड़ी हो गई तो सारी समस्या का पूर्ण समाधान वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, कहाँ पे हम लोग? दूसरी ओर स्त्रियों को अपने हीन भाव को त्याग कर अपने आत्मसम्मान व आत्मगौरव की स्थापना करने के लिए आगे बढ़कर उन अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखानी होगी, उन अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखानी होगी। परंतु इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है, परंतु इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम। महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम, कहाँ कहाँ पे हमें सशक्तिकरण करना और किस प्रकार से करना है। ठीक है, पहले लिखे सामाजिक क्षेत्र। पहला लिखिए सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए हमें महिलाओं के लिए, बताइए। इस डायमेंशन में क्या क्या करना है हमें समाज में, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महिला उत्थान के बाधक के तौर पे हैं, बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट राइट आपको क्या लगता है महिलाओं का? एजुकेशन, इससे बड़ा कोई राइट नहीं है। यदि आप एजुकेट कर दें, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि एक कथन है कि जब तक हम किसी गुलाम को यह महसूस ना होने दें कि वो गुलाम है, तो हमेशा आपका गुलाम बना रहेगा। और वो गुलाम को गुलाम कब पता चलेगा कि वो गुलाम है? जब वो एजुकेटेड हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी उसके कि हाँ मुझे इस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। अंग्रेज भी व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे राजा महाराजा नहीं समझ पाए उनकी कुटिल चाल को। वैसे ही पुरुषवादी समाज है। पुरुषवादी समाज हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर के महिला के अधिकारों को हमेशा दबाता रहता है। ठीक है, तो लिखिए इस बात को। पहला पॉइंट लिखिए, स्त्री शिक्षा व स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। सामाजिक क्षेत्र पे लिख रहे हैं ना, स्त्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिना शिक्षा के जागरूकता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना
अभी भी महिलाएं गाँव में चली जाइए, एजुकेशन नहीं है, घूंघट ओढ़े घूम रही हैं, है ना। अभी भी जो है वो पुरुष के सामने अपना सिर नहीं उठा सकती, बड़ों के सामने ये नहीं कर सकती, अपने डिसीजन खुद नहीं लेती हैं, बिल्कुल वही ट्रेडिशनल चल रहा है उनका। ठीक है, चले जाइए, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, उन्हें अपने राइट्स ही नहीं पता है, वो अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से दबा कर चल रही हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो वो सारी चीज़ें तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक एजुकेशन, उसी से उनके तार्किक विवेकशील मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, तर्क बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। परसों मैंने यज्ञ कर्म किया, एक फ़ोटो साझा की थी आप लोगों के साथ। तो उस फोटो में बहुत सारे कमेंट आए और उस कमेंट में हर तरीके के थे, सकारात्मक भी थे, नकारात्मक भी थे। नकारात्मक बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी भी यज्ञ कर्म करना, ये सारी चीज़ें करना, हम अंधविश्वास को क्या करते हैं, ले करके चलते हैं। तो अब ये बात ये है क्योंकि हमने यज्ञ के विज्ञान को समझा ही नहीं। जब तक आप यज्ञ किसी चीज़ के विज्ञान को नहीं समझेंगे, साइंस को नहीं समझेंगे, तब तक आपको चीज़ें अंधविश्वास इसलिए लाएंगी क्योंकि हमारा समाज इन समस्याओं से पीड़ित रहा है। तो वास्तव में यज्ञ एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। अग्नि जो होती है, आप कभी अग्नि की खूबी क्या है, अग्नि की विशेषता क्या है, क्या लगता है आपको? अग्नि में जो भी चीज़ आप डालते हैं उसकी पोटेंशियल बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे मिर्ची है, एक मिर्ची, सिंगल मिर्ची आप खाइए तो आपको थोड़ा सा एक आदमी को प्रभाव करेगी, उसी मिर्ची को आग में डाल दीजिए, कितनों को गायब कर देगी, वो कितने लोगों तक प्रभाव पहुंचाएगी। वैसे ही यदि हम यज्ञ कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म में हम कर क्या रहे हैं, वहां पे कुछ मंत्रों के माध्यम से हम आहुतियां दे रहे हैं। वो आहुतियां क्या हैं? वहां पे आप घृत है, घी है ना, वहां पे आप सुगंधित चंदन की लकड़ी है, वहां पर आप क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, पूरी औषधियां डाल रहे हैं, उसमें औषधियां हैं आपके। जो यज्ञ कर्म में हवन कार्य करते हैं, हवन में हम पन्नी पॉलीथीन का यज्ञ थोड़ो ना कर रहे हैं कि पॉलीथीन डाल रहे हैं। समझिए, पॉलीथीन है, जब आप उसे जलाते हैं और विनाशक हो जाती है, पूरे ब्रह्मांड में जाकर पहुंच जाती है वो। जो प्रदूषण को यदि आप आग लगा देंगे उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देखिए दिल्ली की क्या हालत है ना। तो जब हम यज्ञ में ऐसी सामग्रियों को डालते हैं जो हमारे पर्यावरण का दोहन कर देती है, वो धुआं नहीं, वो औषधि है, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। एक यज्ञ करने से 16 किलो ऑक्सीजन पैदा होती है, शुद्ध होती है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, वायुमंडल में वो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है उससे। अब ये चीज आपको जब समझ में आएगी, जब साइंस, ये सब चीजें नासा वगैरह द्वारा प्रमाणित है। आप नासा में देखिए, पूरा यज्ञ कर्म को लेकर उन्होंने प्रमाणित किया, उन्होंने बताया। ये नासा का मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, खोल के देखिएगा, आपको यूट्यूब में बहुत फैक्ट मिल जाएंगे इससे। तो यज्ञ कर्म से आपके आसपास की वायुमंडल के जितने भी विषाणु हैं, कीटाणु हैं, ये सबका विनाश होता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है आपको। तो ये सब चीजें कर्मकांड हैं। लेकिन अब कर्मकांड में आप कहें पशु बलि करने लग जाएं, आप कुछ, ये सब चीजें ये गलत है, क्योंकि ये इनका कोई आपको तर्क भी नहीं मिलेगा, विजय सब गलत है। हिंसा गलत है तो गलत है, चाहे किसी रूप में। मैंने मृत्युदंड को लेकर के भी आप लोगों से एक अच्छी खासी डिबेट की। बहुत सारे लोग करें कि आप मृत्युदंड के पक्ष में क्यों नहीं, हिंसा है वो, बिल्कुल राज्य के द्वारा की गई हिंसा है, उसका समर्थन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल नहीं है ना हमारा। यदि कोई गलत प्रवृत्तियों में पड़ गया है तो हमें क्या करना है, उसका सुधार करना, उसका रिफॉर्म करना है। यदि कोई समस्या हो गई उसका समाधान करना। तो यज्ञ कर्म गलत नहीं है, यज्ञ कर्म करना चाहिए। आप प्रतिदिन करिए, देखिए आपके घर का वातावरण, आपके अंदर का वातावरण कितना अच्छा होता है। एक समय था, मैं लगभग 2 साल 3 साल प्रतिदिन बचपन में उठता था, पिताजी सुबह प्रतिदिन यज्ञ कराते थे, और अलग ही, मतलब आपके अंदर के दिमाग की, मस्तिष्क की अलग ही तरीके की तरंगे होने लग जाएंगे। देखिए, हमारी प्रकृति को चलाने वाला कौन है? सूर्य है। प्रकृति को कौन चला रहा है? प्रकृति का नियामक कौन है? आप खुद सोचिए, सूर्य नहीं होगा ना, आप अपनी अंडर गारमेंट्स तक नहीं सुखा नहीं पाएंगे आप। उसका महत्व इतना है। अभी देख लीजिए, ठंड में आपके कपड़े नहीं सूख रहे होंगे, सूर्य का इतना महत्व है। तो सूर्य नियामक है। और यदि गायत्री के हम उपासक हैं, गायत्री की पूजा कर रहे हैं, तो किसकी पूजा कर रहे हैं? सूर्य की, उसको धन्यवाद कर रहे हैं। देखो, कई बार आप लोग एक चीज देखते हैं, ईश्वर को लेकर के हम हमेशा साधुवाद देते रहते हैं कि सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने क्या दिया है? इस कमरे में अंधेला हो और यदि आप दीपक न जलाएं, ये मैं बल्ब न जलाऊं, तो क्या भगवान आके जला जाएंगे? भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान ने सिर्फ एक चीज दिया सबको। क्या दिया है? समय।
सबको उसने 24 घंटे का टाइम दिया। एलन मस्क को भी 24 घंटे का टाइम दिया, आपको भी 24 घंटे का टाइम दिया, डॉक्टर कलाम को भी 24 घंटे का टाइम दिया। दिन में किसी के लिए तो उसने यहां पे भेदभाव नहीं किया। अब उस समय को आप कितनी बड़ी पूंजी में तब्दील कर पाएंगे? एक भिखारी बना पड़ा है, एक राजा बना पड़ा है। समझ? इसी अवधि में बहुत सारे बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, अपने समय के यूटिलाइजेशन सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, अपने उनके खुद के एक्सक्यूज हैं। तो समय पूंजी भगवान ने, अब हम साधुवाद के तौर पर उसे बोल देते हैं कि आपने बहुत कुछ दिया, सब दिया हुआ आपका है। उसका दिया हुआ क्या है? समय, और कुछ नहीं। उसने सबको सिर्फ समय दिया। अर्जुन 5 भाई थे। अर्जुन ने अपनी विद्या को तीक्ष्ण बनाया, सब बना सकते थे। क्यों? वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धनुर्धारी बना, क्योंकि उसने समय का सदुपयोग किया, उसको तब्दील कर दिया बड़े धनुर्विद्या पे। तो ये आपके ऊपर है ना, आप कौन से महारथी बनना चाहते हैं। आपको पता होगा आप अपने समय के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। तो कोई भी चीज गलत है, सही है, ये इतने पैमाने जो बना देते हैं हम लोग, ये पैमाने कहां से निकल के आते हैं? आप पहले समझिए, हर चीज का विज्ञान है, साइंस है। बिना साइंस के कुछ भी नहीं है। पूरा ब्रह्मांड साइंस से चल रहा है, विज्ञान से चल रहा है। अंधविश्वास का समय चला गया। ठीक है, तो यदि कोई भी कार्य करते हैं हम लोग, मैं नहीं कहता, देखो अभी आपका अपना ज्ञान हो सकता है, आपकी जितनी समझ है आप उतना ही सोचेंगे, उससे बाहर आप जाएंगे नहीं। हमारे ऋषियों मुनियों ने जो चीजें बनाई हैं वो गलत थोड़ो ना है। वैदिक काल में कुछ समय ऐसा रहा है। अब जैसे कि आप देखेंगे पुराणों में भी बहुत सारी कहानी, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं आप लोग, उसमें क्या है? उसमें पूरा दिखाया गया, उसका एक पूरा फिलॉसफी है, उसका एक विज्ञान है, हर चीज का विज्ञान है। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इनका अपना एक साइंस है ना, हर चीज का साइंस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बताऊंगा, आप अपने नजरिए से देख सकते हैं, मैं अपने नजरिए से देख के आपको बताऊंगा। जैसे कि पुराणों में कई जगह पे हम लोग बोलते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो था वो समाज बहुत ज्यादा रुग्ण हो गया था, लेकिन पुराणों में आप देखेंगे, जितनी भी गरुड़ पुराण हो गया, जितनी भी कथाएं हुई हैं, इन कथाओं में आप देखेंगे जो कथा सुनाने वाला व्यक्ति है वो शूद्र है, समाज का निम्न तबके का है। और सुनने वाले लोग जितने भी हैं, या ऋषि मुनियों में भी बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं, तो वहां पे वर्ण व्यवस्था का है ही नहीं, प्रभाव ही नहीं था। समाज का कोई भी तबका जो है आकर के कोई भी विद्या ग्रहण कर सकता था। ठीक है, आप भगवानों की इतने सारे बहुदेववादी हैं, बहुत सारे। अभी जैसे मान लीजिए मैं आपको महिला सशक्तिकरण पढ़ा रहा हूं, अभी यही चीज को इमेज फॉर्म पे आपको पढ़ाना चालू कर दूं। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं, गूगल में सर्च करिए, आपको निकल आएंगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को आग में जला दिया जाता है, मैं कोई एक ऐसी तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करूं जिसमें एक महिला हो, आपको तुरंत छप जाएगा कि दहेज प्रथा का अंतिम परिणाम ये मिल रहा है, ये निकल रहा है। इमेजेस फॉर्म पे हमको चीजें जल्दी याद होती हैं कोई भी। तो मूर्ति पूजा बनी या फिर जो कुछ भी बना, पहले गुप्त काल तक कुछ नहीं था, उसके बाद ये जो चीज आई ये सब किनके लिए था? देखो, हर आपके मस्तिष्क का एक स्तर है, और आपके मस्तिष्क का विकास समय के साथ होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। आप सोचिए कि आप तुरंत बहुत विवेकशील ब्रह्मांड के बहुत पुरोधा बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। समय के साथ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ऋषियों मुनियों ने कुछ नहीं किया, जिनके लिए, जो समाज के उस तबके के लोग हैं, आपके लिए मूर्ति पूजा तब तक के लिए है, तब तक आपको भगवान की छवि चाहिए, जब तक आप अपने आप को अगले चरण तक नहीं पहुंचा पाते। उन्होंने इमेजेस बना दी कि देखो ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है महेश, ये दुनिया भर की कहानियां बना दी गई इमेजेस के तौर पे। आप लोग मूर्ति पूजा से जुड़ गए, कुछ लोग उसी में अभी तक भी डटे हुए हैं। वो एक चरण, एक स्टेप तक के लिए आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है, अगले स्टेप में फिर आपके लिए नहीं है, वो खत्म बात। शुरुआती प्रारंभिक दौर पे आपको समझ ही में नहीं आएगा कि निर्गुणवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या है। निर्गुण ब्रह्म आपको दिखेगा ही नहीं, तो ब्रह्म की कोई ना कोई तस्वीर तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। तो वो एक विभिन्न रास्ते धर्म ने बनाए हैं, हिंदू धर्म ने विभिन्न रास्ते बनाए हैं। आप देखिए, मैं जैसे आपको एक विज्ञान बनाऊं, एक फिलॉसफी बताऊं आपको, कोई भी भगवान आप उठा लीजिए, उस भगवान का एक परिवार, एक फैमिली है, और उस परिवार में जैसे शंकर का परिवार उठाइए, भगवान शिव का परिवार उठाइए, वो परिवार, जैसे हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में तो तब भी सहयोगात्मक भूमिका में लोग रहते हैं। उनके परिवार में सब एक दूसरे के धुर विरोधी थे कि नहीं थे? भगवान शंकर का परिवार देखें तो अपने आप में बिल्कुल अलग ही मेंटालिटी के लोग थे। यदि शिव का वाहक देखें, नंदी बनाया गया है, बैल को बनाया गया है, ठीक है, और भगवती का यदि आप देखें तो उनका है सिंह है। दोनों एक दूसरे को खा जाएं 1 मिनट में, 1 सेकंड में चट कर जाएगा, यदि अकेले पा जाएगा शेर किसी बैल को, तो है ना। ऐसे ही उनके गले का जो सांप है वो चूहे को 2 मिनट में खा जाएगा। चूहा किसका वाहन है?
है ना, गणेश का। ये सब देखिए एक फिलॉसफी के हिसाब से देखें, सांप को 2 मिनट में चढ़ कर जाएगा मयूर, मोर खाता ही सांप है, लेकिन वो परिवार कैसे रह रहा है, बिल्कुल सुखमय तरीके से। मां भगवती की बात करें तो एक राजा की पुत्री थी, दक्ष की बेटी थी, राजमहल से आई, कहां पे जाके रह रही है, एक शमशान में रह रही है, उनका पति शमशान में रहता है। समझिए, ऐसी विरोधाभासी परिस्थितियों पे भी परिवार रहता है। शिव ये बताते हैं, शिव ये थोड़ा ना है कि आप जो है बस, तो आप उनके महत्व को समझिए। आप जाके भगवान शंकर को पकड़ लेते हैं, उनकी मूर्ति को बिल्कुल वो करते हैं, शिवलिंग के पीछे पड़ जाते हैं, ये थोड़ा ना है। उनके परिवार और घर पे कलह मची हुई है। आप खुद सोचिए, भाई क्या करता है, बढ़िया रामायण का पाठ कर रहा हो, 2 इंच की लड़ाई के लिए दूसरे भाई पे मुकदमा डाल रखा है। अरे राम को समझो तो, जिसने पूरा 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 अपना त्याग ही दिया, 14 साल वनवास में चले गए, अपने भाई को पूरा साम्राज्य देके, एक भाई एक वचन की पूर्ति के लिए वो भाई ने सब छोड़ दिया, आप 2 इंच जमीन के लिए मुकदमा लगाए पड़े हो। काहे की रामायण, क्या समझा आपने उससे? तो हर चीज से सीखने को मिल रहा है। ये है धर्म, धर्म का मर्म ये है। यदि आप ये नहीं समझ रहे हैं तो फिर किस काम के, समझ रहे? तो हर चीज के पीछे साइंस है, या तो वो सामाजिक है, या तो वो हमारे यहाँ पे जो इतिहास लेखन किया गया है ना, वो सामाजिक महत्व को ज्यादा ध्यान में रख के लिखा गया है। दिखाया गया कि कैसे एक भूमि के टुकड़े के लिए पूरा परिवार खत्म हो गया। महाभारत में क्या है, भूमि 1 इंच, एक कह रहा था 1 सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, क्या बचा उसके परिवार का, खुद भी नहीं बचा और सबको मार के ले गया। तो धर्म युद्ध ये क्या दिखाता है, यही सब चीजें आज चल रही हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा इतिहास लेखन नहीं किया गया जो कि मतलब तिथियों पे लिखा हो, वो लिखा हो। हमारे यहाँ पे सामाजिक सोशल सॉल्यूशंस का इतिहास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भारत का ये रहा है ना। तो कहने का मतलब कोई चीज पाखंड और झूठ नहीं है, ये हमारे नजरिए के ऊपर है, हम कैसा नजरिया लेकर के चल रहे हैं समाज में, है ना। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट कहाँ पे हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट अगला लिखिए। तो पहला है, हमें महिला को स्त्री शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिना शिक्षा के जागरूकता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ये तो पहली बात हो गई, लेकिन अब वो क्या करे अपने जीवन में, इसका निर्णय लेने का अधिकार भी हमें महिला को देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए, अपने भविष्य के लिए पाठ्यक्रम एवं व्यवसाय चुनने का अधिकार भी महिला के हाथ में होना चाहिए। अपने भविष्य के लिए पाठ्यक्रम एवं व्यवसाय चुनने का अधिकार भी महिला के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, परिवार एवं समाज के महत्वपूर्ण मसलों पर, परिवार एवं समाज के महत्वपूर्ण मसलों पर परिवार एवं समाज के महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी हो, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी हो। अगला पॉइंट, सामाजिक कुप्रथाओं एवं महिलाओं के प्रति हिंसा। अगला पॉइंट, सामाजिक कुप्रथाओं एवं महिलाओं के प्रति हिंसा एवं दुर्व्यवहार को रोकने की समुचित व्यवस्था की जाए। सामाजिक कुप्रथाओं एवं महिलाओं के प्रति हिंसा एवं दुर्व्यवहार को रोकने की समुचित व्यवस्था की जाए। इस संबंध में बाल विवाह, सामाजिक कुप्रथाओं एवं महिलाओं के प्रति हिंसा एवं दुर्व्यवहार को रोकने की समुचित व्यवस्था की जाए। इस संबंध में बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, दासी प्रथा, आदि के संदर्भ में कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। इस संबंध में बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, दासी प्रथा आदि के संबंध में कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। महिलाओं के प्रति किए गए हिंसा, महिलाओं के प्रति की गई हिंसा व दुर्व्यवहार
महिलाओं के प्रति हिंसा एवं दुर्व्यवहार करने वालों के लिए त्वरित दंड की व्यवस्था की जाए। करने वालों के लिए त्वरित दंड की व्यवस्था की जाए। अगला पॉइंट, घरेलू कार्यों से बाहर। अगला पॉइंट, घरेलू कार्यों से बाहर सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। ठीक है। अगला लिखिए आर्थिक आयाम। अगला लिखिए आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम लिखिए, इसका आशय आर्थिक गतिविधियों के, इसका आशय आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाकर, इसका आशय आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाकर अधिकार देकर इन्हें सशक्त करना है। अधिकार देकर इन्हें सशक्त करना है। इसके अंतर्गत उत्पादक गतिविधियों में, इसके अंतर्गत उत्पादक गतिविधियों में इनकी भागीदारी भूमि व संपत्ति के अधिकार, भूमि व संपत्ति के अधिकार, बचत व ऋण तक इनकी पहुंच, बचत व ऋण तक इनकी पहुंच, व्यावसायिक शिक्षा, इनकी आय पर कम टैक्स, व्यावसायिक शिक्षा, इनकी आय पर कम टैक्स आदि के माध्यम से ऐसे प्रयासों को गति दी जा सकती है। ऐसे प्रयासों को गति दी जा सकती है। अगला नेक्स्ट लिखिए राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण। अब लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसे कि राशन कार्ड महिला के नाम पे ही बनेगा, एलपीजी सिलेंडर जो होगा वो महिला के नाम पे ही आएगा, या फिर जैसे कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महिला के नाम पे भी रजिस्ट्री होगी। अब संपत्ति पे इस हिसाब से धीरे धीरे संपत्ति महिला के हिस्से पे आना शुरू हो गई है ना। नेक्स्ट आगे लिखिए, क्या था, राजनीतिक। लिखिए विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों, विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों और राजनीतिक संस्थानों में इनकी भागीदारी को बढ़ाकर, विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों व राजनीतिक संस्थानों में इनकी भागीदारी को बढ़ाकर व अधिकार देकर, व अधिकार देकर उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है, या स्थिति में सुधार करना है। इस क्रम में महिला आरक्षण विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस क्रम में महिला आरक्षण विधेयक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत के स्तर पर, इस संदर्भ में ग्राम पंचायत के स्तर पर महिलाओं की भूमिका को प्रभावी बनाया गया है। पुनः महिला संबंधी कानूनों, पुनः महिला संबंधी कानूनों के निर्माण में उनकी भूमिका प्रधान हो गई है। महिला संबंधी कानूनों की निर्माण में उनकी भूमिका प्रधान हो गई है। नेक्स्ट अगला लिखे धार्मिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण। ठीक है, लिखिए विभिन्न धर्मों के स्तर पर, विभिन्न धर्मों के स्तर पर
महिलाओं के प्रति विद्यमान विषमता विभिन्न धर्मों के स्तर पर महिलाओं के प्रति विद्यमान विषमता के भाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब जैसे क्या क्या विषमता, जैसे अब ट्रिपल तलाक विषमता थी, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए तलाक की व्यवस्था और मुस्लिम धर्म में महिलाओं के तलाक की व्यवस्था, है ना। या फिर महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश का, मस्जिदों में प्रवेश का विषय, ये भी अपने आप में एक विषमता दिखाता है। या फिर उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया है, हर धर्म में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिला के पास प्रॉपर्टी को लेकर के कोई राइट नहीं थे, अब दिए गए हैं जा कर के। ऐसे ही मुस्लिमों में भी है, पुरुष 4-4 विवाह भी कर रहे हैं। तो ये सारे जो रूल हैं, इन रूलों को समताकारी, और इसके लिए एक ही तरीका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो जब लागू होगा तो सभी धर्मों में जो महिलाओं को लेकर के विभिन्न विषय हैं, पक्ष हैं, उन पे कार्य किया जाएगा। तो लिखिए कहाँ पर हैं हम। इस संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संदर्भ में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला लिख लीजिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बाधक तत्व। अब इसके लिए बाधक कौन कौन है तत्व? महिला खुद बाधक है पहले तो, खुद बाधक है, ठीक है। तो लिखिए पहले, महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता कम है। महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता कम है। नंबर 2, अशिक्षा। आप हर बार देखिए लिटरेसी रेट में महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता। नंबर 2, अशिक्षा। नंबर 3, बताइए, घरेलू कामों में अति व्यस्तता, घर के कामों में बिजी हैं, घरेलू कार्यों में अति व्यस्तता। नंबर 4, आर्थिक रूप से निर्भरता, आर्थिक रूप से निर्भरता का भाव। जैसे मान लीजिए महिलाओं को कुछ मंगवाना है तो घर में भाई या पति या पिता को बोलना पड़ता है उन्हें कि ये चीज़ मेरे लिए ले आना। तो ये क्या है, संसाधनों की सीधी पहुंच नहीं है उनके पास। तो लिख लीजिए इस चीज को भी, संसाधनों तक सीधी पहुंच नहीं, सीधी पहुंच नहीं। कहीं भी जाना है उसके लिए एक पुरुषवादी सोच जरूरी है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का भी शिकार है, ये भी एक बाधक तत्व है। घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार। पता चला आवाज उठाई, फिर क्या हुआ? समाप्त, कहने सीधा समाप्त। महिलाएं यदि घर में 2 शब्द बोल जाएं तो आपको खल जाएगा, आप हिंसा पे उतारू हो जाएंगे, ठीक है। फिर महिला सोचती है क्यों अपना घर खराब करें, क्यों इसके खिलाफ जो है कोई कदम उठाया जाए, कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहार। अगला, पति या सास ससुर की प्रवृत्तियाँ, पति या सास ससुर की प्रवृत्तियाँ, पति या सास ससुर की प्रवृत्तियाँ। ठीक है। नेक्स्ट, अगला लिखिए, सशक्तिकरण हेतु प्रयास। अभी तक क्या क्या काम कर दिए गए? सशक्तिकरण हेतु प्रयास। वैसे काफ़ी हद तक हमने इन चीज़ों को लिख भी लिए। लिखिए क्या क्या, कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। पहला लिखिए, सोच व दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। सोच व दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। यह परिवर्तन दोनों स्तरों पर होना चाहिए। यह परिवर्तन
दोनों स्तरों पर होना चाहिए। पुरुषों द्वारा महिला को दासी या वस्तु न मानकर, पुरुषों द्वारा महिला को दासी या वस्तु न मानकर मित्र या सहयोगी की भावना को स्वीकार करना चाहिए। मित्र या सहयोगी की भावना को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट, बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्तरों पर परिवर्तन। बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्तरों पर परिवर्तन। महिलाओं की भागीदारी, सक्रियता, आत्मगौरव व आत्मसम्मान में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। नंबर 3, महिलाओं की व्यक्ति के रूप में पहचान स्थापित की जाए। नंबर 4, समाज में घटित मूलभूत परिवर्तनों में महिलाओं को भी जोड़ा जाए, यानी महिलाओं को भी श्रेय दिया जाए। समाज में घटित मूलभूत परिवर्तनों में महिलाओं को भी जोड़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ पे है? महिलाओं को भी जोड़ा जाए। अगला लिखिए, विकास कार्यों एवं निर्णय प्रक्रिया में, विकास कार्यों एवं निर्णय प्रक्रिया में विकास कार्यों एवं निर्णय प्रक्रिया में इनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। इनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। अगला पॉइंट, संचार माध्यमों स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि की सहायता से महिला जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। संचार माध्यमों, स्वैच्छिक संगठनों, स्वैच्छिक मतलब एनजीओ, स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि की सहायता से महिला जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। अगला पॉइंट, राजनीतिक क्षेत्र में महिला आरक्षण विधेयक को साकारित किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में महिला आरक्षित विधेयक को साकारित किया जाए।
अगला पॉइंट, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष काम किया जाए। महिलाओं की शिक्षा पर विशेष काम किया जाए। एक कथन है ना, जब पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जब महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि उसी का काम ही रहता है एजुकेशन। तो महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब लिख लीजिए, इस कथन को भी कोड कर दीजिएगा कभी भी, जब पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। जब पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है। जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि एक शिक्षित महिला अपने समस्त परिवार की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कुछ चीज़ों में और परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि बार बार हम बोलते हैं सहानुभूति नहीं दिखाना हमें महिलाओं के प्रति, बल्कि हमें उनके अधिकारों की बात करना है। हमें महिला उद्धार की बात नहीं करनी, बल्कि उनके आत्मगौरव की बात करनी है। यहाँ पे उद्धार की जगह पे आत्मगौरव, उनका खुद का आत्मगौरव है, सेल्फ स्टीम है, या फिर उनके राइट्स हैं, अपने पर्टिकुलर राइट्स हैं। तो उद्धार के स्थान पे अधिकारों पर बल दिया जाए। लिख लीजिए ये शब्द भी, अगला लिखे, उद्धार के स्थान पर अधिकारों पर बल दिया जाए, एवं उद्धार के स्थान पर अधिकारों पर बल दिया जाए, एवं दया व सहानुभूति के स्थान पर, दया एवं सहानुभूति के स्थान पर आत्मसम्मान व आत्मगौरव की बात की जाए। आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव की बात की जाए। ठीक है, ये हो गया महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला टॉपिक लिख लीजिए, एक अगला ही पॉइंट है, अगला विषय वस्तु है क्लिनिकल ट्रायल। अब ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आपके प्रयास रहेगा कल फाइनलाइज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल, अभी आपको पता है कि कोविड-19 का टीका भी आ चुका है, शायद आपको जानकारी हो। 16 जनवरी से कोविड-19 का टीका लगना चालू हो गया है, जानकारी है कि नहीं है? और हाँ है, तो याद करिए वो समय का जब कोरोना महामारी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी हमें, और पूरे भारत में लॉकडाउन लगा, और उसके बाद से सिर्फ एक ही बात हमारे दिमाग में सभी के गूंज रही थी कि वैक्सीन कब आएगी और कौन लेकर के आएगा आगे। समझ रहे हैं? उस समय मतलब यही चल रहा था, वैक्सीन, कुछ दवा, कुछ था नहीं। और आज वो दिन है 16 जनवरी का, जब हम वैक्सीनेशन भारत में प्रारंभ कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जैसे देश ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण वैक्सीन हमने बनाई भी, और पूरे विश्व को हम बांट भी रहे हैं। इसमें सरकार की बहुत प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए प्रशंसा होनी चाहिए कि यदि संभवतः ये सरकार नहीं होती, कोई दूसरी सरकार होती, तो शायद हम इंपोर्ट करने की सोच रहे होते। अरबों खरबों रुपए विदेशों में बहा करके हमारे दिमाग में ये प्लान चल रहा होता कि हम दवा को अपने देश के नागरिकों में, उसमें भी श्रेय लूटा जाता। लेकिन इस सरकार ने 2 वैक्सीन डेवलप की। ये बिल पावर की बात होती है, ऐसी बिल पावर बहुत कम हमें देखने को मिली है। कोविड की दवाएं कई देशों ने विकसित की। अमेरिका में जो कंपनियों ने बनाया, अभी वहाँ पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अभी इसको लेकर भी बहुत भ्रम है, और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कोविड शील्ड है, उसको लेकर के भी है कि 70% ही कारगर है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स आएँ इसके लेकर के, है ना, क्योंकि अब ये लंबे समय अंतराल के बाद पता चलेगा। अभी जब वैक्सीनेशन होगा, लाखों लोगों में कैसे उसका रिएक्शन होता है, कैसे वो रिएक्ट करती है। लेकिन अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अभी सेफ है। जो आपकी कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाई है, वो आपकी क्लिनिकल ट्रायल पे अभी चल रही है, 3रे चरण में है वो अभी पूरी तरीके से मार्केट में, उसको मतलब लाइसेंस तो मिल गया है उसको भी, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से नहीं है।
अभी उसकी बहुत कम डोजेज हैं। जो ज़्यादातर डोज आपको मिलेंगी वो, जैसे दिल्ली का डेटा मैं आपको बताऊं, दिल्ली में कोविशील्ड की लगभग 2.5 लाख के आसपास डोजेज हैं और कोवैक्सीन की मात्र 10,000 डोजेज। तो अभी वो क्लिनिकल ट्रायल पे है, पूरी तरीके से कोवैक्सीन को नहीं है, लेकिन सेफ है, वो भी वैज्ञानिकों का मानना है। तो हो सकता है आप लोगों को भी मौका मिले। अभी फ्रंट वैरियर के इसके बाद नेक्स्ट नंबर आप लोगों का होगा। आने वाले कुछ ही महीनों में देश में हर एक हिस्से पे वैक्सीन पहुंचनी है, हर एक राज्य सरकार के पास वैक्सीन पहुंच चुकी है। तो आगे चल के वैक्सीनेशन होगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुद्दा यहाँ पे है क्लिनिकल ट्रायल, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है? इस विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए क्लिनिकल ट्रायल, हेडिंग डाल लीजिए क्लिनिकल ट्रायल। इससे जुड़े हुए नैतिक मुद्दे क्या हैं? मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले था वो, कि कैसे कोई वैक्सीन बनती है, वैक्सीन कितने प्रकार की बनती है और क्लिनिकल ट्रायल कितने चरणों में होता है, वो सफल होता है या कैसे भी होता है। वो वीडियो आप देख सकते हैं, एक करंट अफेयर वार्षिकांक वाला प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्ड है, वो नहीं बताऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं सिर्फ इथिक्स की बात कर रहा हूँ कि नैतिकता से जुड़े हुए क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए स्वास्थ्य। अब क्लिनिकल ट्रायल पहले परिभाषित करना है कि क्या है क्लिनिकल ट्रायल। ठीक, जब भी कोई भी बीमारी आती है तो उस पहले बीमारी के कारणों को पता किया जाता है कि ये बीमारी किसी वायरस के कारण है, किसी बैक्टीरिया के कारण है, किसी प्रोटोजोआ के कारण है, कोई ना कोई उसका, या कोई फंगी उसका रीजन है, कोई ना कोई रीजन होगा। अब उसको लेकर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, एक तो प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में है, वो बनाती है। जैसे आपको कोरोना हो गया तो कोरोना को लेकर के अब दोबारा कोरोना आपको उस टाइप का नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उसको लेकर के एंटीबॉडी या एक प्रतिरोधक क्षमता बना चुकी है। ठीक, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC होती है, वो इस पे प्रोटेक्ट करती हैं आपको। दूसरा ये है कि हम बाहर से, चूंकि अभी आपको वो बीमारी हुई नहीं है, आपके अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित हुई है, तो हम बाहर से आपका वैक्सीनेशन कर दें, बाहर से कुछ ऐसा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण करके ही आपके अंदर इनबिल्ड कर दे, ताकि आपकी बॉडी उसको लेकर प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, दो ही चीजें, दो तरीके हैं। तो वैक्सीनेशन क्या है कि एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बना दी जाती है, विकसित कर दी जाती है, एक पहचान बना दी जाती है। किसी वायरस को लेकर जैसे ही आपकी बॉडी पे वो वायरस प्रवेश करेगा, प्रतिरोधक क्षमता होगी तो वो पहचान लेगी कि हाँ, ये ऑलरेडी इसको लेकर के मेरे पास है ना। तो स्वास्थ्य क्लिनिकल ट्रायल एक चरणबद्ध प्रक्रिया है किसी भी मेडिकल साइंस में, किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए जो हम वैक्सीन बनाते हैं या जो दवाएं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे तो पता चल नहीं जाएगा, मल्टीपल फेज पे होती हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें स्वास्थ्य संबंधी, पहले इसकी परिभाषा समझिए। लिखिए स्वास्थ्य संबंधी किसी विशेष समस्या का समाधान, स्वास्थ्य संबंधी किसी विशेष समस्या का समाधान या रोगों का इलाज तलाशने के लिए, रोगों का इलाज तलाशने के लिए मनुष्यों पर किए जाने वाले प्रयोग, मनुष्यों पर किए जाने वाले प्रयोग तलाशने के लिए मनुष्यों पर किए जाने वाले प्रयोग, शोध या अनुसंधान, शोध या अनुसंधान को चिकित्सीय परीक्षण, को चिकित्सीय परीक्षण या क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। चिकित्सीय परीक्षण या क्लिनिकल ट्रायल किया कहा जाता है। नई दवाओं का विकास एवं निर्माण, नई दवाओं का विकास एवं निर्माण एक जटिल एवं खर्चीली प्रक्रिया है। नई दवाओं का निर्माण एक जटिल एवं खर्चीली प्रक्रिया है। इससे संबंधित दिशा निर्देश भी हैं, इससे संबंधित दिशा निर्देश भी हैं। परंतु अब जैसे आप लोगों ने देखा था कोरोना के टाइम पीरियड पे ही स्वामी जी आके खड़े हो गए 3 डबिया लेकर के,
बोले ससारी बट्टी खाओ, कोरोनिल खाओ और यही कोरोना की दवा है। हमने बाकायदा इस पर परीक्षण किया है, तभी आपने देखा आयुष मंत्रालय आके खड़ा हो गया, भारत सरकार का चिकित्सा विभाग आके खड़ा हो गया कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, कुछ मानक है, कुछ तरीके हैं। कहाँ है आपका डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ है आपकी क्लिनिकल ट्रायल, आपने क्या रिसर्च किया कि ऐसे ही आगे खड़े हो गए। फिर स्वामी जी पलट गए, बोले हमने तो कहा ही नहीं कि हम कोरोना की दवा बनाए, हमने तो ये कहा कि हम प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की दवा बनाए। स्वामी सोचे कि हाँ गड़बड़ पड़ गया, लेकिन स्वामी जी ने इसी समय में दिमाग लगा करके कोरोनिल बेच ली। लोगों को लगा कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं, लोग उतना जितना एक वैक्सीन वाले कमाएंगे उतना स्वामी जी ने काम कर डाला। लोगों ने फिर कोरोनिल कि कुछ नहीं है, वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी दवा है ही नहीं, तो क्या करते हैं, यदि कोरोना हो गया तो एक डबिया खरीदते हैं, डबिया लेकर 7 दिन के लिए अंदर घुस जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, शायद डबिया से बच जाए। तो लोगों ने कोरोनिल खरीदना चालू किया, बिक गया। ठीक है, स्वामी जी ने मिलाया क्या था, गिलो या सुगंधा, वही दुनिया भर की जो दवाएं पहले उनकी थी ऑलरेडी, इसको लेकर के उसी को मिला के एक मिक्सचर करके कम्बिनेशन बना दिया, बेच दिया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। जब क्लिनिकल ट्रायल क्या है, कोरोना वायरस यदि है तो कोरोना वायरस का ही जो विषाणु है उसी विषाणु के डीएनए से बनेगा। ठीक है, जीवित विषाणु से भी बनती हैं वैक्सीनें, मृत विषाणु से भी बनती हैं, मरे हुए विषाणु से भी बनती हैं और जिंदा विषाणु से भी बनती हैं। उसमें मैंने सारे तरीके बताए आपको, कई एक्टिव और डीएक्टिव, निष्क्रिय भी हो सकता है, सक्रिय भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये कारगर कितना होगा, आपकी बॉडी इसको लेकर क्या रिएक्ट करेगी, ये तभी पता चलेगा ना जब उसका परीक्षण किया जाएगा। हो सकता है कि आपके बहुत सारे, तभी कहते हैं ना कि जो अंग्रेजी दवाएं होती हैं, जो आपका पूरा होम्योपैथिक है, ये क्या है आपका, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। पता चला किसी और चीज़ की दवा खा रहे हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कहीं और चला जाए आपको। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अनइथिकल इशू भी है कि जब नई दवाओं का निर्माण किया जाता है तो हज़ारों हजार लोगों में, जैसे अभी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम है। लोगों को लग रहा है कि कहीं साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, अच्छा खासा कोरोना से एक दिन 15 दिन हम लोग, वो कोरोना वायरस जब अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी वो, फिर क्या ज़रूरत है बाहर से वैक्सीन लेने को लेकर के। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि ये गड़बड़ हो गया उल्टा, तो पहले आप देखना चाहते हो, इंतज़ार करना चाहते हो कि कुछ लोग पहले लगवा लें, इसका देख लेते हैं, यदि ये सही है तो फिर हमारी बॉडी भी सही काम करेगी, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि मैं वहाँ मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने कहा हम तो लगवाएंगे ही नहीं, सरकार प्रशासन नहीं, पहले वैक्सीनेशन किसका होना चाहिए, फ्रंट वॉरियर हमारे प्रधानमंत्री, पहले इनसे चालू करिए। प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, पूरे मंत्रिमंडल का हो, संसद सदस्यों का, ये नहीं लगवाएंगे, देखिएगा ये लगवाएंगे 4-5 साल बाद, जब देख लेंगे हाँ सब ओके है। कोई नहीं लगवाएगा अभी इनमें से, ये सब पहले हम लोगों को झोंकेंगे, आहुति देंगे कि कुछ दिन आओ पहले इनसे ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो लिखिए इसमें कहाँ पे है, नई दवाओं का विकास एवं निर्माण एक जटिल एवं खर्चीली प्रक्रिया है, इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश भी हैं, परंतु भारत में नई दवाओं का प्रशिक्षण सस्ता है। परंतु भारत में नई दवाओं का प्रशिक्षण सस्ता है। परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ का फार्मास्यूटिकल सेक्टर वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बहुत सस्ते और बहुत अच्छे में आपको, है ना। नेक्स्ट आगे लिखिए, इससे संबंधित दिशा निर्देश भी हैं। हाँ, ये हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में क्लिनिकल ट्रायल एक उद्योग का रूप ले सकता है। परिणाम स्वरूप क्लिनिकल ट्रायल भारत में एक उद्योग का रूप ले सकता है, चूंकि इस प्रक्रिया में जान जाने का भी खतरा होता है। चूंकि इस प्रक्रिया में जान जाने का भी खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में दवा कंपनियों द्वारा एक तरीका तो ये हो सकता है कि मान लीजिए अभी कोरोना की दवा बन रही थी और आपको भारत बायोटेक ने अनाउंस किया कि भाई कुछ वॉलंटियर चाहिए हमें जो इसका क्लिनिकल ट्रायल करवा सकें, तो 100 लोग बाहर निकल के आ गए कि चलो समाज को बचाना है, देश को बचाना है, तो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करवा ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जब वैक्सीन डेवलप की तो ब्रिटेन में कई लोग आगे निकल के आए कि हमारे ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करिए। ठीक है, अपने आप अपने जान जोखिम में रख रहे हैं, पता नहीं क्या बनाया आपने, वो तो तभी पता चलेगा ना जब बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी,
है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग अब ये करते क्या हैं, एक ये तरीका हो सकता है कि पहले ही बता दिया कि भैया जान जाने का खतरा है, तो बात सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको जुकाम बुखार हुआ, ठीक है, दवा कंपनियों ने कहा कि भाई हमने एक वैक्सीन बनाई है, आपको प्रयोग करना है, डॉक्टर से साठगांठ की, उसे पैसा पकड़ा दिया, डॉक्टर ने क्या किया, बुखार के इंजेक्शन के नाम पे वैक्सीन लगा के आपकी ट्रैकिंग कर रहा है। फिर पहुंचोगे ना उसी डॉक्टर के पास, लिख देता 7 दिन बाद दोबारा आना, देखा अच्छा रिएक्ट कर गई, दूसरी दवा, तुरंत दवा बदलेगा कि वैक्सीन का, फिर बता दिया दवा कंपनी को वैक्सीन ठीक नहीं है, कोई असर सही नहीं आया। समझ रहे हैं बात को। तो एक तरीका ये हो सकता है, हमें पता नहीं होता, तभी आप देखें होम्योपैथिक में डॉक्टर दवा तुरंत बदलता है। मान लीजिए उसमें होता क्या है, आमतौर पे पूरा ये जो एमआरसीएफ है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां दवाएं बनाती हैं, जैसे कि आपकी मैनकाइंड्स हो गई, और भी बहुत सारी हैं, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, या फिर आपकी सिप्ला है, अपोलो है, बहुत सारी फार्मेसी है, सब दवाइयाँ बनाती हैं। मतलब बुखार को लेकर ही इतनी प्रकार की पैरासीटामॉल्स आई हुई हैं, बुखार को लेकर आप जाएंगे तो अपोलो अपना दे देगा, सिप्ला में आपको मिल जाएगा, सब पैरासीटामॉल ही है, ठीक है। सबका काम ये कि आपके ज्वर को समाप्त करना। लेकिन अब डॉक्टर को आप गए, डॉक्टर ने डोलो लिख दिया, आपको पता चला असर नहीं की, बुखार नहीं उतरा, और ज़्यादा आप बीमार पड़ गए, उसने तुरंत दवा बदल दी, क्लिनिकल ट्रायल कर दिया आपके साथ, आपको पता नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथिक सही नहीं है। दवा क्यों बदलते हैं फिर, वो आपके साथ ट्रायल करके देख लिया, भाई एमआर गया, उसको बोला कि हमारी ये नई कंपनी है, इसका कमीशन इतना ज़्यादा है और आपके केबिन में एक एसी भी लगवा देंगे, तो ये हमारी दवा को प्रमोट करो। यही होता है। आप कभी जाइए एक डॉक्टर के उस पर चैम्बर पे बैठिए, दिन भर में कम से कम 50 कंपनियों के एमआर आते हैं, अपना ग्लोसर दिखाते हैं कि हमारी कंपनी ने एक नई दवा बनाई है और ये दवा को जो है अब आपको क्लिनिकल ट्रायल कराना है, तो अब आपको मरीजों को लिखना पड़ेगा। तभी हर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हुआ है और मेडिकल स्टोर की ही दवाएं लिखेगा अपने, वो बाहर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी यही करते हैं। क्यों? सब साठगांठ होती है, अच्छा खासा कमीशन लिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, किसकी जान जोखिम में गई, और बहुत सारी डेथ ऐसे हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता हमें। उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर पहले ही कंसर्न करा लेता है। छोटे मोटे रोगों को छोड़ दीजिए, बड़े रोगों में डॉक्टर कंसर्न पहले साइन करा लेगा। आपका ब्रेन का ऑपरेशन होगा, पहले लिखा लेगा, यदि आप निपटे तो हमें नहीं पता, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपके किडनी ऑर्गन का कोई भी ऑपरेशन होगा, डॉक्टर लिखवा लेगा। कोई भी ऑपरेशन कोई भी करे, पहले साइन करवा लेते हैं। बड़े हॉस्पिटल तो सारे करते हैं ये काम कि भैया साइन कर दीजिए, यहाँ पे अपनी रिस्क पे आप जो भी है करवा रहे हैं, ठीक है। कई बार आपको बुखार, नॉर्मल बुखार है और आपका शरीर और बुरी तरीके से बिगड़ जाता है क्योंकि डॉक्टर ने दवाएं गलत दे दी। इसलिए कहते हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो इथिकल हो, नहीं तो आप झोला छाप के पास गए तो आपको क्लिनिकल ट्रायल करके ही भेजेगा आपका। तो लिख लीजिए इसमें, कभी भी इस पर रिस्क मत लीजिए। कभी भी बॉडी में कोई भी ऐसी दवा चली गई जो आपका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, आपके बाल झड़ने लग गए, आपके शरीर पे दुनिया भर के जो है पिगमेंट्स निकलने लग गए, सब कहाँ से आता है? आप यदि कुछ ऐसा ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है, सब केमिकल्स ही हैं। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट कहाँ पे हैं, हाँ, ऐसी स्थिति में दवा कंपनियां चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति लिए बिना, सरकार को नहीं बताएंगी, ये डॉक्टरों से साठगांठ होती है इनकी सीधी। ऐसी स्थिति में दवा कंपनियां चिकित्सीय परीक्षण, क्योंकि यदि सरकार को बताएंगी तो सरकार को बताने का मतलब है एक लंबी प्रक्रिया, एक खर्चीली प्रक्रिया, पैसे बचाने को लेकर के। अब लोग ही तो चाहिए, तो डॉक्टरों के पास लोग डेली आते हैं, संबंधित समस्या सब। जैसे बुखार की कोई नई दवा बनाई, मान लो आपने एक नई फार्मेसी क्रिएट की और बुखार की नई दवा बनाई, तो एक तरीका कि आप गवर्नमेंट के पास जाइए, लाइसेंस बनवाइए और जाकर के क्लिनिकल ट्रायल करिए, फिर मार्केट में उतारिए। दूसरा तरीका क्या है, डॉक्टर से बात कर लीजिए कि मेरी दवा देना चालू कर और आपकी दवा दिया उसने, काम कर गई तो ठीक है, नहीं कर गई तो बदल दिया उसने, और क्या किया। तब तक आपका खेल खराब कर दिया उसने। पता चला बीमारी सिर्फ बुखार थी, अब पेट में भी समस्या हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, ऐसी स्थिति में दवा कंपनियां चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति लिए बिना। अच्छा, मेडिकल साइंस में आपको एक चीज़ और बता दूं, शायद ये काम आप नहीं करते हैं। कभी भी अस्पताल जाइएगा और डॉक्टर, आपको कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आप कुछ भी ऐसे नॉर्मल कह देंगे कि बस सर दर्द है, आपको 5 दवाएं, वो क्यों लिखता है? सबसे पहला कोई ना कोई काम करने वाली बात नहीं है उसकी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुझे है क्या, ये जो 5 दवाएं लिखी हैं किस चीज़ के? वो आपको एंटीबॉडी ही लिख देगा, विटामिन लिख देगा,
कुछ विटामिन की दवाएं लिख देगा, इसकी लिख देगा, लिखेगा लेकिन जरूर 5 दवाएं जरूर लिख देगा, एक सिरप भी लिख देगा साथ में। जब भाई कुछ रोग ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं, तो क्यों अंदर डालें आप कोई भी केमिकल, क्यों खाएं आप कुछ भी। लेकिन आपको भी लगता है अच्छा लिख दिया अब सही हो जाएगा मेरा, आप भी इस मानसिकता से निकल आते हैं। फिर पता चला 500 mg की लिखी, गर्म कर गई वही दवा। ठीक है, तो आपको पहले जब भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से इस चीज को बिल्कुल पहले पुख्ता कर लीजिए कि पहले बता दो, बाद में देना, तुम चाहे जितनी दे दो वो सारी खरीद लूंगा। लेकिन हम कभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते डॉक्टरों के ऊपर। कभी लगा के देखिए, आपसे उखड़ जाएगा डॉक्टर, उसे ही नहीं पता था। आजकल के डॉक्टर तो और भी मतलब कह सकते हैं कि अशिक्षित हो गए हैं। बिना मशीन जब तक नहीं बता देगी तब तक वो पहले के हमारे जो वैद्य होते थे, आप इतिहास में देखेंगे तो प्राचीन काल का साइंटिस्ट बहुत उन्नत किस्म का था। चरक, सुश्रुत, जीवक जैसे, सुश्रुत के बारे में आपने सुना है, शल्य चिकित्सा कैसे करते थे सुश्रुत। सुश्रुत ने मतलब जैसे चीरा लगा दिया उसने, और उसके बाद टांके कैसे लगाते थे, चीटा पकड़ते थे। अब तो चीटा बचे ही नहीं। चीटा जानते हैं ना, चींटी का बड़ा भाई चीटा, ठीक है, बड़ा होता था ब्लैक कलर का, उसको जो है पकड़वाते थे और उसको वो जैसे ही काटता था वैसे उसकी गर्दन कट कर देते थे, और ऐसे ऐसे करके पूरे जो है 10 चीटा से पूरा वो टाका लगा देते थे, नेचुरल टाका। देखिए पूरी सुश्रुत संहिता में आपको पूरे एक एक तरीके मिलेंगे, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा होती थी। जीवक एक ऐसे वैद्य थे जो अवंती नरेश थे उस समय, क्या नाम था उनका, प्रद्योत कुछ है ना, बिंबिसार के दरबार में, हर्यक वंश के शासक के दरबार पे रहते थे। मस्तिष्क चिकित्सा के लिए पूरा ब्रेन खोल के रख देते थे और फिर पूरा ब्रेन सेट कर देते थे। कोई मशीन नहीं थी कि सीटी स्कैन कर रहे हैं कि दुनियादारी कर रहे हैं। ऐसा हमारा इतिहास रहा। चरक जैसे महापुरुष, मतलब ऐसे धन्वंतरी जैसे लोग रहे जो तक्षक सांप के विष को भी मतलब खत्म कर देते थे। तो अब आजकल के डॉक्टर आपको कितना पढ़े लिखे दिखते हैं। जाइए पहले 500 टेस्ट इसलिए कि जिस जगह पे जाके टेस्ट होगा वहां से कमीशन बंधा हुआ है उनका, बिना कमीशन के काम नहीं करेंगे सब, बहुत बड़े। और टेस्ट 15 जरूर लिखेंगे, किसी काम के नहीं होते वो टेस्ट, ये भी बता दे रहा हूं आपको, टेस्ट किसी काम के नहीं होते। मैं भी कोरोना जैसी उसमें बता रहा हूँ, जब मैं फादर मेरे अभी बीमार थे तो मैं जाता था, तो कोरोना में क्या चल रहा था पता है आपको, पहले कोविड टेस्ट होता है, तब डॉक्टर जा करके आगे आपका उपचार करते, जैसे इंडोस्कोपी कराना है या कुछ भी कराना है तो डॉक्टर पहले आपका कोविड टेस्ट लेता। अब कोविड टेस्ट चल कैसा रहा है, जैसे मेरे फादर का टेस्ट कराना है तो मैंने क्या किया, सिम्टम्स अपने दे दिए, मैंने पिताजी का दिया ही नहीं, अपना दे दिया। अब देखिए कितना अनइथिकल चल रहा है, कितना अनैतिक है। मैंने अपना वो दिया और डॉक्टर ने, रिपोर्ट तो निगेटिव ही आएगी ना, जैसे मान लो आपको कोरोना के लक्षण है और इनका दिया जा रहा है पूरा का पूरा, बताइए, ये चल रहा था और ये चल भी रहा, अभी भी चल रहा है, कर रहे हैं ये लोग। क्यों? इनके पास दो चीजें हैं, पॉजिटिव। अब गवर्नमेंट ने भी ऐसे टर्म्स बना रखे ना, यदि आप पॉजिटिव आएंगे और यदि आप निगेटिव आएंगे, दोनों को लेकर, पॉजिटिव पे सरकार आपको ज्यादा पैसा देगी, ज्यादा कमीशन दे रही थी, और निगेटिव पे कम पैसे कमीशन दे रही थी। तो पॉजिटिव, बहुत सारी रिपोर्टें आप पॉजिटिव नहीं है तो भी पॉजिटिव लाई गई, क्योंकि उसमें कमीशन ज्यादा मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है। कोरोना के टाइम पे अरबपति बन गए, छोटे छोटे जिनकी दुकानें थी, छोटे छोटे लैब बना रखे थे, अरबपति बन गए, इतना पैसा कमाया इन लोगों ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो पूरा मेडिकल साइंस है ना, सबसे ज्यादा भ्रष्ट यदि कोई है ये डॉक्टर है, इन्होंने लूट रखा है, बर्बाद का। और यहाँ पे जाकर आप फिर इस मंदिर पे जाके सब कुछ रखना चालू कर देते हैं, गहने भी होंगे वो भी उठा लाएंगे, कर्जा भी लेना होगा वो भी ले आएंगे, सब सहानुभूति करने लग जाते हैं कि चलो चलो कोई नहीं, पहले इसको सही करो। ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़े लुटेरे भारत में डॉक्टर ही हैं, इनसे बड़ा लुटेरा कोई, महमूद गजनबी हैं वर्तमान के। भगवान का दर्जा हम जरूर देते हैं, लेकिन ये गरीबों का रक्त पीते हैं, सब नहीं है भगवान। कुछ डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, जैसे कि मुझे भगवान कहाँ दिखते हैं, आर्मी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको डॉक्टर भगवान की तरह दिखेगा, पूरे समर्पण के साथ। पहले तो उनको एक पैसा लगता नहीं हुआ किसी का, पूरे समर्पण के साथ लग जाते हैं। एक एक मरीज पे 2-2, 3-3 डॉक्टर लगे हुए हैं। ऐसे प्राइवेट सरकारियों में भी चले जाइए, सरकारी भी कुछ ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ डॉक्टर सही है वहाँ पे भी, नहीं बाहर वो भी दुकानें खोल के बैठे हुए। ईमानदारी का अभाव, अब सत्यनिष्ठा यहाँ पे है ही नहीं। आप लोगों को भी नहीं कुछ पता है, आपको पता होता तो क्यों पड़े होते वहाँ पे। इसलिए आयुर्वेद हमारा सबसे अच्छा है। आयुर्वेद जड़ से उपचार करता है, प्रिवेंशन की बात करता है, वो ऊपरी तौर पे किसी चीज को खत्म नहीं कर देता, वो अंदर से खत्म करता है। तो अब आयुर्वेद को लेकर आप लोगों के अंदर विश्वास नहीं, स्वामी जी को लेकर आपके अंदर बहुत सारे भ्रम है,
स्वामी जी गलत नहीं है। स्वामी जी ने भारत में, बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा है कि उद्योगपति है, अरे भाई क्या दिक्कत है इस चीज़ में, उसने भारत को ही तो एम्पावर्ड करने का काम किया। स्वामी जी ने कौन सा गलत कार्य कर दिया? कोई बाबा आ करके स्वदेशी की बात करे और उसने विकल्प दिए, भाई विकल्प भी नहीं होते, वो अब वो स्वदेशी की बात करें, आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है स्वदेशी, कहाँ से खरीदें? उन्होंने बोला ये मुझसे खरीदो, पतंजलि है, यहाँ से ले जाओ। उन्होंने पहले विकल्प तैयार किया, फिर इसके बाद लोगों को बोला कि भारत का करो, आयुर्वेद में आओ, पंचकर्मा पे आओ, प्राकृतिक चिकित्सा पे आओ, ये आपका मूल स्रोत है। और नहीं तो ये लुटेरे हैं, लूटते चले जाएंगे, लूट ही रहे हैं। देखने कोरोना वैक्सीन पे क्या होना है आपको, इतना आसान नहीं है, आप तक पहुँचते 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 लग जाएगा 1 साल। इसमें अभी करोड़ों का घपला भी होना है, बहुत सारे बवाल भी होने, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, पहले विदेशों को सेल करेगी। अभी हमारे पास नहीं आना है, ये अभी एक्सपोर्ट होना चालू होगा, हमारे तक आते 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 बहुत टाइम लगेगा। अभी भारत की आबादी थोड़ी है, डेली जो है लगातार हम पूरी यहाँ फैक्ट्री लगाए पड़े हैं, निकलते जा रहे हैं लोग, एक्सपोर्ट है ना, तो इतना आसान नहीं होगा ये। चलिए लिखिए नेक्स्ट, कहाँ पे हैं? दवा कंपनियां चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति लिए बिना अस्पताल एवं डॉक्टरों से सांठ-गांठ करके धोखे से परीक्षण करती हैं, धोखे से परीक्षण करती हैं। इससे जुड़े हुए नैतिक मुद्दे लिख लीजिए, नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से जब भी दवा लिखें, यदि आपको बहुत गंभीर है तो भी पहले पूछना है, पहला क्वेश्चन मार्क यही होना चाहिए। ये नहीं दोबारा दवा बदलवाने जा रहे हो कि दवा चेंज कर दो, क्योंकि पहले में तो क्लिनिकल ट्रायल आपके साथ कर दिया। और कभी भी कोई भी दवा खाइए, पहली बार में आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, बाकी के पूरी ये नहीं कि खरीद के लाओ 1000 रुपए की तो अब उनको खाना ही, ठीक है, उन्हें हटा देना है, वो आपके शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तुरंत उनको चेंज ही करिए। और उनको तुरंत डॉक्टर को जा करके पहले पूछे कि ये किस चीज़ की दवा दी, क्यों दी, ये क्वेश्चन मार्क लगने लग जाए, डॉक्टर शांत हो जाए, ज़्यादा दिक्कत ही ना हो, ठीक है। उसको भी ईजी है, उसको पता है कुछ नहीं होगा, आएगा मरीज तुरंत दवा बदल दूंगा, सही हो जाएगा। लेकिन एक से अपना काम कर लिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट अगला लिखिए, इसमें नैतिक मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला नैतिक मुद्दा है लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा, नैतिकता विहीन व्यापार है, ये नैतिकता विहीन व्यापार है। अब जानते हैं इसमें विदेशी कंपनियां सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। विदेशी कंपनियों ने डॉक्टरों से भारत के संपर्क किया और इनको पैसा दिया और इन्होंने अपना उनकी दवाओं का ट्रायल करना चालू कर दिया। कोरोना तो मान लो चलो सरकार की नज़रों में निगरानी में बन रही थी। जो प्राइवेट कंपनियां थोड़ा ना कोई बनाई हैं, जितनी बनाई हैं सब गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिन्होंने अभी बनाया। प्राइवेट बनाने दीजिए, फिर देखिएगा क्लिनिकल ट्रायल आप ही लोगों के ऊपर किया जाएगा बिना जानकारी के। कुछ भी स्वामी जी ने कर ही लिया था वो थोड़ा ना सरकार की निगरानी से कर रहे थे। उन्होंने फिर बताया बहुत सारी चीज़ें कि कोई भिलवाड़ा की कोई एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हमने किया, क्या किया। तो पहले गवर्नमेंट को बताते तो सही, सरकार को बिना बताए ही काम चल रहा था। तो ऐसे बहुत सारे ये हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें लिखें, कमजोर कानून एवं लोगों की जागरूकता के अभाव में, कमजोर कानून एवं लोगों की जागरूकता के अभाव के कारण घरेलू एवं बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां, कमजोर कानून एवं लोगों की जागरूकता के अभाव के कारण घरेलू एवं बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां भारत को क्लिनिकल ट्रायल का केंद्र बना रही हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट, दवा परीक्षण के कारण शारीरिक विकलांगता एवं मौत की खबरें भी आ रही हैं। शारीरिक विकलांगता एवं मौत की खबरें भी आ रही हैं। शारीरिक विकलांगता एवं मौत की खबरें भी आ रही हैं, ठीक है। कई बार आप लोग खुद डॉक्टर बन जाते हो, होता है आमतौर पे। घर पे बीमारी हुई, खुद ही दवा गोली कर रहे हो, खुद क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले। बाद में पता चलता है कि उससे और बात बढ़ गई, तब जाके अस्पताल पहुंच रहे हो,
ठीक है, तो ये भी नहीं करना है, खासकर होम्योपैथिक में। आयुर्वेदिक में क्या है कि उसके कोई भी निगेटिव यदि वो आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो एक बार आयुर्वेदिक में जा सकते हो, लेकिन आपको इसके साथ नहीं खेलना, होम्योपैथिक के साथ। ठीक है, अगला लिखिए, होम्योपैथिक एलोपैथिक, एलोपैथिक में आता है, होम्योपैथिक भी आपका सेमी कह सकते हैं, है ना। अगला लिखिए, भारत में स्थिति, भारत में स्थिति, भारत में इसको लेकर के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। देखिए, भारत में किसी भी दवा परीक्षण की शुरुआत, भारत में किसी दवा परीक्षण की शुरुआत करने से पहले ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, भारत में किसी भी दवा का परीक्षण करने से पहले ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया एवं इससे संबंधित इथिक्स कमेटी की अनुमति होनी आवश्यक है, एवं इससे संबंधित इथिक्स कमेटी की अनुमति होनी आवश्यक है। नेक्स्ट, अगला है परीक्षण के समय क्षति या मौत पर मुआवजे का भी प्रावधान है। परीक्षण के समय क्षति या मौत पर मुआवजे का प्रावधान है। अगला पॉइंट, परीक्षण के दौरान क्षति पहुंचने या मारे जाने वाले व्यक्ति को, परीक्षण के दौरान क्षति पहुंचने या मारे जाने वाले व्यक्ति को सही इलाज या मुआवजा मिलना सुनिश्चित करने के लिए इथिक्स कमेटी प्रयोजक और जांचकर्ताओं की जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। परीक्षण के दौरान क्षति पहुंचने या मारे जाने वाले व्यक्ति को सही इलाज या मुआवजा मिलना सुनिश्चित करने के लिए इथिक्स कमेटी प्रयोजक और जांचकर्ताओं की जिम्मेदारी में होगी। अगला पॉइंट, परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति हासिल करने वाले प्रपत्र में, परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति हासिल करने वाले प्रपत्र में उसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत बताने वाले अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं। सामाजिक आर्थिक हैसियत बताने वाले अन्य प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डालिए शरणार्थी समस्या, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, शरणार्थी समस्या। कल 3 टॉपिक हैं, 2 तो छोटे छोटे हैं, शरणार्थी समस्या और सांप्रदायिकता, फिर एक है सेरोगेसी, बड़ा टॉपिक है सेरोगेसी, कंप्लीट करते करते टाइम लग जाएगा। तो कल इन तीनों को करने के बाद ये पूरे टॉपिक ख़त्म, फिर इसके बाद जो भी मुद्दे आते रहेंगे उनको देखते रहेंगे हम लोग। फिर अगला टॉपिक आपका चालू होगा निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर इसके बाद अगला है आपका मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो पहले मूल्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर सब कुछ धीरे धीरे, काफ़ी टॉपिक हैं इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यहीं से मेरे ख्याल से पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा। यही था, कितने 7 पॉइंट थे जो मैंने लिखवाया था शुरुआत में। देखिए कितने हैं उसमें, कितने टोटल, कितने टॉपिक 1 में कितने पॉइंट थे? 13 पॉइंट है।
चलिए ये पूरा करेंगे।